हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले हमारा जो सेल चैप्टर चल रहा था, सेल चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कोशिकांग वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। कोशिकांग में हमने केंद्रक पढ़ रहे थे। तो केंद्रक के अंदर हमने केंद्रक की संरचना पढ़ी थी। केंद्रक की संरचना में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो उसके अंदर जो डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए का हमने जो डिफरेंस है वो दोनों में देख लिया था। और आज के सेशन में हम लोग डीएनए डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे और इनका क्या फंक्शन होता है। और इसके अलावा जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्लांट्स में या एनिमल में पाए जाते हैं। तो इस सेशन में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। यानी इसके 2 हेलिक्स पाए जाते हैं इस तरीके से, 1 हेलिक्स दिस एंड दूसरा हेलिक्स इस तरीके से। तो ये कॉइल्ड होता है एक दूसरे के अंदर। तो जो डीएनए है, डीएनए जो है वो सेल के अंदर डबल हेलिक्स संरचना में पाया जाता है। और डबल हेलिक्स संरचना में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये कॉइल्ड होते हैं। तो इन कॉइल्ड में यानी एवरी जो प्रत्येक कॉइल होता है, उस प्रत्येक कॉइल का जो लंबाई है वो कितनी होती है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और इसके अंदर ये जो कॉइलिंग होती है, ये नाइट्रोजनी जो बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं एक तरह से, तो वो मिलकर इसको बनाते हैं। तो जो नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं, 4 प्रकार की नाइट्रोजनी बेसेस है वो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो 4 कौन-कौन से, एक तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो जो एडेनिन और थायमिन होते हैं ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। और जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं ये आपस में जो बॉन्डिंग करते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जो बॉन्डिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्रम वाइज जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और इन स्ट्रक्चर के अंदर 2 नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, 2 नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह से इनका जो व्यास है, यानी इन दोनों का जो कॉइल है, इस कॉइल का जो व्यास है वो कितना होता है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। और डीएनए का फंक्शन क्या होता है, मेन डीएनए जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। यानी हमारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिले हैं, उसी तरह से जो पेरेंट्स से हमको मिले हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी में भी जनरेट होते हैं। तो डीएनए का मेन फंक्शन होता है कि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है अपना आरएनए। आरएनए जो होता है एक सिंगल हेलिक्स के द्वारा बना होता है। और ये जो सिंगल हेलिक्स है वो बहुत सारी न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो आपस में जुड़कर बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं उनमें नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं। और नाइट्रोजनी बेसिस के साथ में जो पेंटोज शुगर है वो प्रेजेंट होती है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। जबकि जो डीएनए है, डीएनए में हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हेलिक्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर्स है वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। एक तो है अपना नाइट्रोजनी क्षारक, एक है अपना पेंटोज शुगर और थर्ड है अपना फॉस्फोरिक एसिड। तो इन तीनों से मिलकर क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, न्यूक्लियोटाइड। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर अपना क्या बनाएंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो आरएनए है, आरएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है। और इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है आरएनए का, ये जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है हमारी बॉडी में, प्रोटीन संश्लेषण का यानी प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। तो इस तरह से हमारा जो आरएनए डीएनए है इनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और इनका जो फंक्शन है वो हमने कंप्लीट किया। एक डीएनए जो आरएनए है इन्हीं से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, या हम इसको कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। तो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, क्रिक ने बताया था। क्रिक कौन है, क्रिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने बताया था कि जो
डीएनए होता है, डीएनए से किसका सिंथेसिस होता है? आरएनए का। यानी डीएनए जो है, डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? हमारा अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन या हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब हम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन, या इसको कह सकते हैं हम अनुवादन। देन 1970 यानी 1970 में टेनिन और वाल्टीमोर 2 साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने बताया था कि जो आरएनए है, आरएनए को डीएनए में बदला जा सकता है। यानी एक जो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है वो तो ये कहती है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, देन आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि रिवर्स, यानी जो डीएनए से आरएनए बना है, ये आरएनए भी वापस डीएनए को बना सकता है। तो हम इस प्रोसेस को, जब आरएनए से वापस डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो अनुवादन है वो वापस से होने लग जाता है, रिवर्स यानी उल्टा होने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ये किसके अंदर होता है? ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो सेंट्रल डोग्मा है ये सीधा ये अपने सारे यूकैरियोटिक्स में पाया जाएगा। डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का जो फंक्शन है वो क्या होता है, कितने टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। तो हमारा क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? हाफ मिस्टर ने दी थी। यानी क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले साइंटिस्ट थे हाफ मिस्टर। देन इनका विस्तृत जो अध्ययन किया था, विस्तार से जिसने बताया था वो थे स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बारे में विस्तार से अध्ययन करके बताया था। और जो गुणसूत्र नाम है, सर्वप्रथम गुणसूत्र नाम किसने दिया था? वाल्डियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और गुणसूत्र सिद्धांत दिया था सट्टन एवं बॉवेरी ने। यानी क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? हाफ मिस्टर। और विस्तृत जानकारी किसने दी थी? स्ट्रासबर्गर ने। और गुणसूत्र का नाम सबसे पहले दिया था वाल्डियर ने। और गुणसूत्र सिद्धांत के बारे में बताया था सट्टन एवं बॉवेरी ने। तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र एक धागे के समान संरचना होती है जिनका निर्माण किससे होता है? या तो डीएनए और स्टोन दोनों से मिलकर हमारे जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है वो बनते हैं। एंड या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्रक में धागेनुमा संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं, इन तंतुओं का जो संघनित नेटवर्क होता है या जाल होता है, संघनित रूप होता है, उस संघनित रूप को ही हम गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हमें गुणसूत्र इस तरह से दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और इस गुणसूत्र के अंदर जो है वो अपने क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं इस तरह से। इनकी पैकेजिंग होती है, इनको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन तंतु। अब ये जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं वो डीएनए और स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो इससे मिलकर क्या बना होता है? हमारा गुणसूत्र बना होता है या क्रोमोसोम बना होता है। अब हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जीव होते हैं, प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यानी ऐसा नहीं है कि सभी में सेम जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जो जीव हैं उन सभी में क्या होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये द्विगुणित के रूप में पाए जाते हैं, यानी 2n की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 46, यानी 2n ये जोड़े में पाए जाते हैं। और n = क्या हो जाएंगे? 23। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? द्विगुणित पाए जाते हैं। जीवों में गुणसूत्र 2 प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है अपना ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम।
जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जीव की बॉडी के अंदर जो गुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका निर्धारण कौन करेंगे? अलिंग गुणसूत्र करते हैं। जबकि जो एलोसोम होते हैं, एलोसोम को हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं कि ये फीमेल होगा या मेल होगा, तो फीमेल मेल का जो निर्धारण करेंगे वो एलोसोम करते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों का निर्धारण करते हैं वो ऑटोसोम करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जो होते हैं, मनुष्यों में 22 जोड़ी तो ऑटोसोम पाए जाते हैं, और जबकि एक जोड़ी क्या मिलेंगे इसमें? एलोसोम पाए जाते हैं। जैसे हम डिनोट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्स एक्स को तो हम फीमेल बोलते हैं, और एक्स वाई जो है वो मेल होते हैं। तो इस तरह से लिंग का जो निर्धारण होता है वो होता है अपने एलोसोम क्रोमोसोम से। तो मनुष्य में 22 जोड़ी तो ऑटोसोम पाए जाते हैं, जबकि एक जोड़ी क्या पाया जाएगा इसके अंदर? एलोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो एक जोड़ी एलोसोम गुणसूत्र होते हैं वही लिंग का निर्धारण करते हैं। अब इसके अगले वाला जो पॉइंट है, अब हम देखते हैं गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है। गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं। एक होता है अपर क्रोमेटिड और एक होता है लोअर क्रोमेटिड, यानी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब इन 2 क्रोमेटिड को जो जोड़ने वाली संरचना होती है, इस संरचना को नाम देते हैं हम सेंट्रोमियर। यानी ये सेंट्रोमियर से ये दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब इस क्रोमेटिड के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा जो होते हैं वो आपस में कॉइल्ड की फॉर्म में इस गुणसूत्र में मिलते हैं, और इन क्रोमोनिमेटा के ऊपर मणियों की समान जो संरचना दिखाई दे रही है, यानी ये मोतियों के जैसे जो संरचना है वो दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स नाम देते हैं। तो जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की संरचना में हमको मेन पार्ट कौन कौन से दिखाई देंगे? एक तो है क्रोमेटिड्स, बीच में जो इनको जो कनेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, और इसके अंदर क्रोमोनिमेटा, और क्रोमोनिमेटा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर्स। अब जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों के अंतिम छोर को हम नाम देते हैं टीलोमियर्स, यानी टीलोमियर्स गुणसूत्रों का अंतिम पार्ट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? टीलोमियर। अब कई गुणसूत्र या क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके अंदर द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है, यानी प्राथमिक संकीर्णन को तो हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर, और कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं कि जो गुणसूत्र होता है, प्रत्येक गुणसूत्र या क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, या 2 क्रोमेटिड से मिलकर जो गुणसूत्र है वो बना होता है। गुणसूत्रों के दोनों क्रोमेटिड्स जिस बिंदु से जुड़े होते हैं, उस बिंदु को हम नाम देते हैं प्राथमिक संकीर्णन, या हम कह सकते हैं इसको सेंट्रोमियर्स। क्रोमेटिड के अंदर क्रोमोनिमेटा कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिन पर की मणियों के समान क्रोमोमियर्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसी तरह से कुछ गुणसूत्र में जो द्वितीयक संकीर्णन है वो पाया जाता है, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। अब जो मानव होता है, मानव के अंदर 5 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें की सैटेलाइट पाया जाता है, यानी जिन्हें हम सैटेलाइट गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र के अंतिम खंड को हम क्या नाम देते हैं? टीलोमियर नाम देते हैं। और यह गुणसूत्र जो है वो किसके बारे में बताता है? जीर्णता के बारे में बताता है। जीर्णता यानी जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ये जो टीलोमियर होता है गुणसूत्र का, ये छोटा होता जाता है, और ये एजिंग इफेक्ट के बारे में बताता है। तो इस तरह से जैसे जैसे आयु में वृद्धि होगी, टीलोमियर का आकार भी आयु के अनुसार छोटा होता चला जाएगा। तो ये हमारा गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है। अब ये जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की यूनिट क्या होती है, यानी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे जीन के बारे में, कि गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र के अंदर जीन का क्या रोल है। तो जो जीन होता है, जीन गुणसूत्र का मतलब डीएनए का सबसे छोटे से छोटा खंड जो होता है, उस छोटे से छोटे खंड को हम जीन नाम देते हैं। मेनली जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके स्थानांतरण के लिए जीन ही रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी जीन जो है, जीन एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो कि किसी भी जीव के अंदर जो उसके गुण होते हैं, उन गुणों का ट्रांसफर करता है। नाउ अब हम देखते हैं जीन के बारे में। जो जीन होता है वो क्या है? तो जीन जो है,
जीन गुणसूत्रों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा खंड जो किसी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हेतु विशेषक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यानी जो जीन होता है, जीन एक विशिष्ट लक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मनुष्य के अंदर हम देखते हैं तो स्किन का कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, हेयर्स का कलर हो गया, तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो जीन है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इस जीन के बारे में सबसे पहले मेंडल जी ने इसको फैक्टर के रूप में पहचान दिलाई थी। यानी सबसे पहले जो मेंडल है, मेंडल को हम आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी के जो जनक है वो कौन है? मेंडल जी। तो इन्होंने अपने प्रयोगों में जो जीन है, इस जीन की जगह पर उन्होंने किसको काम में लिया था? फैक्टर को। तो इस जीन को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे मेंडल जी। यानी इन्होंने पहचान दिलाई थी कि कोई कारक होता है, कारक एक तरह से किसका वर्क करता है? जो लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो जॉनसन है, जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन के बारे में बताया। यानी जीन शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? जॉनसन ने। जैसे जीन और जैसे जॉनसन। तो जॉनसन वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था सबसे पहले। एक जीन एक एंजाइम, यानी एक जीन जो होती है एक एंजाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? बीटल और टाटम ने दिया था। तो बीटल और टाटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के बारे में बताया था कि जो एक जीन होती है वो एक एंजाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जीन को आनुवांशिक संचरण की इकाई भी कहा जाता है। आनुवांशिक संचरण की इकाई इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आनुवांशिकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण है वो कौन करती है? जीन करती है। तो इसीलिए हम इस जीन को क्या कहते हैं? जीन को हम आनुवांशिक संचरण की इकाई कहा जाता है। जीन में स्व प्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। अब सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता क्यों पाई जाती है इसके अंदर? क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के अंदर जो डीएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है। तो रेप्लिकेट होने की वजह से जीन में भी जो स्व प्रतिकृति की क्षमता है वो पाई जाती है। जीन को हम उत्परिवर्तन की इकाई या कार्यकी की संरचना भी कहते हैं, क्योंकि जीन में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन म्यूटेशन करने की क्षमता होती है, अपने आप में चेंज करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। जो साइंटिस्ट है एक अपने बेंजर नामक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? इकोलाई जीवाणु पर प्रयोग किया था और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया था कि जो जीन होता है वो जीन्स 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो 3 सब यूनिट कौन सी है? एक तो है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन जो होती है वो जीन की बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, क्योंकि जीन को बनाने के लिए, जीन के फंक्शन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो सिस्ट्रोन होती है। यानी जीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी कहलाती है? सिस्ट्रोन कहलाती है। जो म्यूटोन होती है, म्यूटन जो होती है वो म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो दूसरी यूनिट कौन सी है? दूसरी सब यूनिट म्यूटोन। तीसरी सब यूनिट होती है रिकॉन। रिकॉन जो होती है इसका क्या फंक्शन होता है? रिकॉन जो होती है वो रिकॉम्बिनेशन का वर्क करती है। तो इस तरह से हमने जीन के बारे में जाना कि जो जीन होता है वो डीएनए या क्रोमोसोम का छोटे से छोटा खंड होता है जो कि एक विशेष जो ट्रेट है या गुण है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो जीन है, जीन के बारे में सबसे पहले पहचान दिलाई थी जो मेंडल जी है। मेंडल कौन है? मेंडल जी जो है वो आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। तो उन्होंने जीन को फैक्टर के रूप में पहचान दिलाई थी कि कोई फैक्टर होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फिर उसके बाद में जॉनसन वैज्ञानिक आए थे। जॉनसन ने जीन के बारे में, यानी जीन जो शब्द है, जीन शब्द जो है वो किसने दिया था सर्वप्रथम? वो जॉनसन ने दिया था। एंड जॉनसन के बाद में वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो दी थी बीडल और टाटम ने दी थी। और इसके बाद में ये बताया इसके अंदर कि जो जीन है वो उत्परिवर्तन की भी क्षमता पाई जाती है, इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता भी पाई जाती है। और जो वॉल्डियर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई पर। इकोलाई में उन्होंने ये बताया कि जो जीन है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहली यूनिट को हमने नाम दिया था सिस्ट्रोन, जो कि स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट होती है जीन की। और दूसरा नाम दिया था हमने रिकॉन। रिकॉन रिकॉम्बिनेशन के लिए हेल्पफुल होती है। और थर्ड जो यूनिट बताई थी उन्होंने म्यूटोन। म्यूटोन यानी म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने गुणसूत्र के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था और अपने डीएनए आरएनए का जो बचा हुआ पार्ट था वो भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे अपना अगला कोशिकांग
इसमें लेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।